जाहिर है वज़ीर आज़म खुद इस मामले को लेकर बड़े परेशान हैं। हुकूमत पर इस मामले पर बड़ी तनकीद हो रही है। आपने अब इस टीम को ज्वाइन किया है। सबसे अहम मामला ये हुआ कि आईपीपीज़ के साथ एमओयू साइन हो गए थे और था कि अब जी इसको मुआहदे की शक्ल दी जाएगी और आगे भी बढ़ा जाएगा, मजीद आईपीपीज़ से भी बात की जाएगी। मगर अब खबर आ रही है कि आईपीपीज़ को हुकूमत ये गारंटीड पेमेंट वो चाहते हैं कि ब्लैक एंड वाइट में बताया जाए कि किस तरीके से उनके जो ड्यूज़ हैं वो क्लियर किए जाएंगे, जो हुकूमत नहीं कर रही है, जिसकी वजह से ये मुआहदा भी खटाई में पड़ गया है। इस वक्त क्या सूरत हाल है इस मामले की? जी शाहजेब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का। जहाँ तक आईपीपीज़ का मामला है, जैसे आपके इल्म है 53 आईपीपीज़ के साथ एक एमओयू साइन हुआ था आज से तकरीबन 4 या 5 माह कबल, और इंशाल्लाह फरवरी तक इसको मुआहदे में तब्दील कर दिया जाएगा। इस मुआहदे के तहत तकरीबन 836 अरब रुपए का फ़ायदा होगा अगले 15 से 20 साल में, जिसका बराह रास्त मस्बत असर बिजली के नरखों में पड़ेगा। कुछ शराइत हैं आईपीपीज़ की, उसमें से अव्वलीन की तरजीह है कि उनके जो बकाया जात हैं उनकी अदायगी का सिलसिला सामने आना चाहिए। तकरीबन 450 से 500 अरब रुपए का अमाउंट है। जैसे आपको मालूम है इस वक्त हम IMF के शिकंजे में हैं, मईशत की हालत बहुत बेहतर नहीं है, अलबत्ता बेहतरी की तरफ गामजन ज़रूर है। तो हमने IMF से बात की है कि उसकी अदायगी का बेहतरीन सिलसिला क्या होना चाहिए। इरादा ये है कि 1/3 जो पेमेंट है वो कैश की सूरत में होगी और 2/3 के PIB बॉन्ड्स होंगे, और इंशाल्लाह जनवरी और फरवरी में ये मामला पाए तकमील तक पहुंच जाएगा। आईपीपीज़ भी हों या हुकूमत पाकिस्तान हो, हम सब एक ही किश्ती के सवारी हैं और उनको भी अंदाज़ा है कि इस वक्त ज़्यादा बोझ नहीं डाला जा सकता। जब ये पहली पहल हो जाएगी उसके साथ हमने, आपको शायद मालूम है कि जो हुकूमत के अपने प्लांट्स हैं, चाहे वो न्यूक्लियर हों, हाइड्रो हों, RLNG हों, उनके नरखों में भी कमी की जो दरख्वास्त है हमने नेपरा में दायर कर दी है, उससे भी कमी आएगी। और उसी बुनियाद पे 2015 में जो मुआहदे हुए थे बेशमूल CPEC के, उनके नरखों में भी कमी का वक्त आ गया है। हमारी ख्वाहिश है कि चाइनीज़ जो हमारे दोस्त हैं वो भी टेबल पे आएंगे और उसी बुनियाद पे वो बिजली के नरखों में कमी करेंगे, ताकि सही मानों में बिजली के नरखों में कमी आए, जिसको हम चाह रहे हैं 1 से 3 रुपये अगले 15 से 20 साल। जो मुआहदे होते 2015 में औसतन ये 25% महंगे मुआहदे हुए हैं। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि गबन हुआ, लेकिन औसतन ये 25% महंगी बिजली ज़रूर हम लोगों ने के मुआहदे किए हैं। और इसके साथ साथ जो डिमांड ग्रोथ की जो प्रोजेक्शन थी उसके हिसाब से तकरीबन 40 से 50% ज़्यादा बिजली हमने के मुआहदे कर लिए हैं। तो ये एक बड़ा बुनियादी मसला है जो कि बिजली के शोबे को दरपेश है। तो इसकी हमने बात की है, एम्बेसडर से भी बात की है, और उन्होंने हमें कहा है कि जो चाइनीज़ कंपनीज हैं उनसे आप बराह रास्त बात कीजिए और उनसे भी दरख्वास्त कीजिए कि जिस तरह 53 IPP जिसमें बहुत सारे बाहर के स्टेक होल्डर्स भी शामिल हैं, उसी बुनियाद पे उनके साथ भी मुआहदा करें, ताकि जो ये सुनामी आया है नई कैपेसिटी का, उसका कुछ अदाला हो सके। आज के दिन इस साल तकरीबन 850 अरब रुपए का टेक ऑफ पे कैपेसिटी चार्ज का बोझ है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो अगले 3 साल में ये बोझ बढ़ के 1600 अरब रुपया हो जाएगा, और इसका नई मईशत मुतहम्मिल नहीं हो सकती। तो मगर कुछ करने में, अब मसला ये है कि कुछ करने में आप ये इन मुआहदों को रीनिगोशिएट करने के साथ साथ डिमांड का जो मसला है, आपने कहा कि डिमांड से ज़्यादा बिजली पैदा हो गई, मईशत में ग्रोथ की प्रोजेक्शन थी, डिमांड के बढ़ने की प्रोजेक्शन थी, मगर अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि मईशत में ग्रोथ नहीं हुई। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मुसलसल 2 साल नेगेटिव रही। नवंबर 2018 में हमने 7 बिलियन तकरीबन 7.3 अरब यूनिट पैदा किए थे। नवंबर 2020 में 7.2 अरब यूनिट पैदा किए हैं। क्योंकि जो बिजली की कीमत के 2 कंपोनेंट हैं, एक एनर्जी परचेज प्राइस है, एक कैपेसिटी परचेज प्राइस है। तो एनर्जी परचेज प्राइस तो नीचे आई है नए प्लांट्स की वजह से। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आपके दौर में कम हुई है, क्योंकि डिमांड, आपके दौर से मुराद है तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, आप तो अक्टूबर में आए हैं, क्योंकि डिमांड नहीं बढ़ी है मुआशी तरक्की ना होने की वजह से और इंडस्ट्री की ग्रोथ नेगेटिव होने की वजह से। देखिए 5 साल में मैं आपको आदाद-ओ-शुमार बताऊँ, अगर 2018 से लेकर 2023 की बात अगर हम करते हैं तो जो एनर्जी परचेज प्राइस आपने बिल्कुल सही कहा, 25% कमी आई है और मुतवक्को है, लेकिन जो कैपेसिटी चार्ज है वो तकरीबन 3 गुना ज़्यादा हो गई है। तो ये एक बुनियादी मसला है। लेकिन जहाँ तक डिमांड की बात है, यकीनन उसमें कमी आई है और ये बड़ी तशवीशनाक बात है। एक तो वजह यह है कि पिछले 10 साल में आप देखिए तो बहुत से जो सनती हमारे सारिफीन हैं वो कैप्टिव चले गए। इस वक्त तकरीबन 5000 मेगावाट कैप्टिव जनरेशन है जो कि अपनी ख़ुद बिजली बना रहा है। पिछले दिनों आपको मालूम है हमने एक टैरिफ पैकेज अनाउंस किया था इंडस्ट्रीज़ के लिए, जिसके तहत
पीक और ऑफ पीक का जो फ़र्क है उसको ख़त्म कर दिया था, और छोटे जो सनती सारिफीन हैं उनको 50% रियायत दी थी हर इजाफी यूनिट कंजम्पशन की, और जो बड़े सारिफ हैं B4 कैटेगरी के उनको 25% रियायत दी थी। इसके इंशाल्लाह मज़बूत जो असरात हैं वो अगले साल आने शुरू हो जाएंगे। वही जो पुराना फार्मूला है जो गालिबन आपने के इलेक्ट्रिक में इन्वेंट किया था, कलेक्टिव पनिशमेंट का, जो फीडर्स पर लोड शेडिंग की जाती है, जब वो लोड शेडिंग करेंगे बजाय इसके कि इंडिविजुअल्स जो चोरी कर रहे हैं या फिर अपना बिल नहीं दे रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करके पनिश करें, उसी पुराने मेथड पर अगर वो चलते रहेंगे और लोड शेडिंग करेंगे तो ये कैपेसिटी पेमेंट्स तो बढ़ती रहेंगी, क्योंकि डिमांड होगी नहीं जब बिजली दे नहीं जाएगी और लोड शेडिंग की जाएगी, हालांकि पाकिस्तान में इतनी सारी बिजली मौजूद है। जी, डिस्कोर्स में मुझे 1 मिनट दीजिएगा शायद, बड़ा अहम मौजू है। आज से एक आध साल पहले तक तो ये सबसे बड़ा मसला था, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा हाथी आजकल वो कैपेसिटी चार्ज हो गया है, लेकिन डिस्कोर्स की जो छलनी है वो भी बहुत एक बुनियादी मसला है। औसतन ये 150 से 200 अरब रुपए का खसारा कौमी ख़जाने को बर्दाश्त करना पड़ता है। 4 से 5 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ हैं, कोयटा, पेशावर, हैदराबाद, सक्कर और मुल्तान, जो कि 70 से 80% उसको कंट्रीब्यूट करती हैं। 3-4 यहाँ इश्यूज़ हैं जिसको हमने तय करना है। एक तो ये है कि अब ये वक्त आ गया है कि जो सूबाई और मकामी हुकूमतें हैं उनको भी अपना किरदार अदा करना होगा। ये लास्ट माइल बिजनेस है, ये एक मकामी मसला है, ये अवामी मसला है, और इसको सिर्फ इस्लामाबाद से बैठ के आप सक्कर या हैदराबाद को नहीं चला सकते। सूबाई हुकूमतों का भी एक किरदार होना बहुत ज़रूरी है। तकरीबन निस्फ तो उनको बोझ बांटना चाहिए, ना सिर्फ सब्सिडी की मद में बल्कि लॉसेस की मद में। उसके साथ साथ ये जो लॉसेस हैं, जो लॉसेस हैं उसमें जो इजाफा हुआ है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, वो पेशावर में हुआ है, साथ ही कोयटा में हुआ है, साथ ही ट्राइबल एरियाज़ में हुआ है। तो यहाँ तो तीनों में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है जहाँ पर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस में इजाफा हुआ है। सिर्फ कैपेसिटी को अगर ब्लेम करते रहेंगे और इन इश्यूज़ को नहीं एड्रेस करेंगे जो कि खुद तहरीक इंसाफ की जहाँ पर हुकूमत है। जहाँ तक पेशावर का ताल्लुक है, वहाँ पे कोई 21 बिलियन का एक पैकेज अभी अनाउंसड हुआ है, इसकी समरी मूव हो रही है, जिसके तहत टेक्नोलॉजी सोल्यूशन के ज़रिए इंशाल्लाह वहाँ पे लॉसेस कम होंगे। यकीनन वहाँ पे हालात इतने अच्छे नहीं हैं लॉसेस के और रिकवरी के। 1% लॉस जो होता है तकरीबन 16-17 अरब रुपये सालाना का खसारा फिर कौमी ख़जाने को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो यकीनन सूबाई हुकूमत, चाहे वो PTI की हुकूमत हो या PTI की हुकूमत ना हो, सिंध में जैसे, वहाँ पे फेडरेशन और सूबाई हुकूमतों को मिल के ही डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को बेहतर करना होगा। पिछले 2 साल में सर्कुलर डेट में इजाफा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। तकरीबन 25% आप कह सकते हैं शाहजेब जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से रिलेटेड है, और 75% जो कि नॉन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से रिलेटेड है, यानी कि उसका ताल्लुक़ है सियासत से, उसका ताल्लुक़ है मुख्तलिफ पॉलिसी से। यानी कि जैसे अगर टैरिफ नहीं बढ़ाया पिछले हुकूमत ने आखिरी साल में, उसका जो खमियाजा इस हुकूमत ने भुगता। इसी के साथ साथ जो IMF की जो मुख्तलिफ शराइत थी जिसकी वजह से डॉलर की कीमत, रुपये की कीमत गिर गई, अफरात ज़र में इजाफा हुआ, सूद की शरह बढ़ गई। टैरिफ का 60 से 80% जो हिस्सा है वो डॉलर से लिंक्ड है, इसकी वजह से बिजली के नरखों में इजाफा हो। फिर कोविड आ गया जिसको आप इनकार नहीं कर सकते, उसकी वजह से तकरीबन 200 से 250 अरब रुपये के बिजली के नरखों में जो इजाफा होना था वो नहीं हुआ। टैरिफ फ्रीज़ हुआ 2020 में, जो कि सही फ़ैसला था। ज़ाहिर है उसका इजाफी बोझ जब मुश्किल हालात हों तो वाम या अपने जो सनती सारिफी में मुंतकिल नहीं किया जा सकता। मगर ताबिश साहब ये जो फोकस है पावर मिनिस्ट्री का कि जी क्योंकि हम कोरोना की वजह से नहीं बढ़ा सके बिजली की कीमतें, इसलिए जो सर्कुलर डेट में कमी लानी थी उस हिसाब से नहीं ला सके। मसला ये है कि ऐसा लगता है पावर मिनिस्ट्री का अब तक का फोकस ये रहा है कि जी बिजली की कीमतें अगर हम बढ़ा दें तो सर्कुलर डेट में कमी आ जाएगी। हालांकि ये नज़र आया है कि बिजली की कीमतें बढ़ाने की वजह से डिमांड कम हुई है, तो जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो कम होगी, तो कैपेसिटी चार्जेस तो आप और ज़्यादा देंगे। डिमांड बढ़ाने पर फोकस नहीं रहा है पावर मिनिस्ट्री का अभी तक। नहीं, डिमांड बढ़ाने पे फोकस तो अब आ गया है। जैसा मैंने कहा कि कैप्टिव को वापस लाना है सिस्टम में प्राइसिंग सिग्नल के ज़रिए, चाहे वो गैस की प्राइसिंग सिग्नल हो या पावर की हो। इसी तरह हम लोगों ने जो इंडस्ट्रियल सपोर्ट पैकेज अनाउंस किया उससे भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि वापस डिमांड ग्रोथ होगी, और मईशत में जब बेहतरी आएगी, लोग ज़्यादा एयर कंडीशन ख़रीदेंगे या अपने जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस है ख़रीदेंगे, तो उससे भी बिजली की तलब में इजाफा होगा। इसी तरह अगले सर्दियों में हम नहीं कर पाए, स्पेस हीटिंग को हम चाह रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दें, गोम गैस। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जिनको करना ज़रूरी है, नागुज़िर है, जिससे बिजली की तलब में इजाफा हो। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की हम बात कर रहे थे वो बड़ा अहम मौजू है, क्योंकि जो एक्सक्लूसिविटी है, मोनोपली है, वो भी अगले 3 साल में इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। और कंपटीशन जब आएगा तो फिर बिजली की नरखों में कमी भी आएगी और लोगों को बेहतर सहूलत भी मुहैया होगी, जिस तरह टेलीकॉम सेक्टर में हुआ था।
अभी ये मोनोपलीज चल रही हैं, इसलिए मैं निष्कारी के ख़िलाफ़ हूँ जब तक ये मोनोपलीज हैं। और आपने जिक्र किया कलेक्टिव पनिशमेंट का, यकीनन ये एक एक्सपेरिमेंट था आज से 10 साल पहले, जिसमें मैं भी शामिल था जब मैं इलेक्ट्रिक में था। लेकिन ये 10 साल के बाद ये पॉलिसी में कन्वर्ट हो गया है मुल्की सतह पे, जो कि नहीं होना चाहिए। यकीनन ये इज्तिमाई जो सज़ा है इसको ख़त्म होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। एक और मसला ये है जो सर्कुलर डेट में इजाफे की वजह बन रहा है, और नेपरा की रिपोर्ट कहती है कि जी एफिशिएंट प्लांट्स की जगह इनएफिशिएंट प्लांट्स को चलाया जा रहा है, वो भी गैस के। नेपरा भी कह रहा है कि इनएफिशिएंट प्लांट्स हमारी तरफ से चलाए जा रहे हैं। क्या वजह है कि एफिशिएंट एलएनजी प्लांट्स मौजूद हैं, फिर भी इनएफिशिएंट प्लांट्स को चलाया जा रहा है और गैस को ज़ाया किया जा रहा है सर्दियों में, जबकि अवेलेबल भी नहीं है? देखिए, दो तरह की कुदरती गैस है हमारे मुल्क में। एक सिस्टम गैस कहलाती है जो पाइपलाइन में आती है, और एक है जो स्टैंडर्ड फील्ड से आती है, जो कि जिसका कोई और इस्तेमाल नहीं है। इसको हमने यकीनन उनकी प्राइसिंग को हमने चेंज करना है। इस पर भी समरी मूव हो रही है कि वो गैस जिसका कोई इस्तेमाल ना हो, सिवाय इसके कि वो पावर प्लांट्स में ही बर्न हो, उसकी रेट को कम करके, ताकि जो हमारी अपनी कुदरती गैस है उससे बिजली जो बने वो सस्ती बने। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये बता दूँ, मेरिट ऑर्डर के वाले से बहुत बात होती है, और अगर इसको आप तनासब में देखें तो आज से 10 साल पहले 40% बिजली फर्नेस ऑयल पे चलती थी। 2017-18 में 27% थी, पिछले साल 5% हो गई, इस साल 4% है, और अगले साल इंशाल्लाह और भी कम हो जाएगी। तो फर्नेस ऑयल जिसको महंगी बिजली कहते हैं 13-14 रुपए वाली, उसमें बदतजीज कमी आ रही है। ताबिश साहब ये बात नदीम बाबर या उमर अयूब कहते हैं तो समझ में आता है कि वो अपनी 2-2.25 साल की परफॉर्मेंस को डिफेंड कर रहे हैं, मगर जब आप कहते हैं, आप अक्टूबर में आए हैं, तो ये समझ में इसलिए नहीं आता कि ओवर द ईयर्स फिर तो अब से 5 साल पहले हम 52% बिजली फर्नेस ऑयल से बनाते थे, मगर जब से एलएनजी के प्लांट्स आए हैं तब से हमें उसे बिल्कुल ही कम कर देना चाहिए था। मसला यह है कि इस साल के 11 माह में 23,638 मेगावाट हमने एलएनजी से पैदा किए हैं, पिछले साल 27,000 किए थे, यानी तकरीबन 3,500 मेगावाट हमने एलएनजी से कम बिजली पैदा की है, मगर उसके बावजूद फर्नेस ऑयल से हमने 4,285 मेगावाट बिजली पैदा की है। जून के महीने में के इलेक्ट्रिक ने एलएनजी मांगी, मगर जुलाई के महीने में 18 महीने की सबसे ज्यादा फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा की गई। पीएसओ से 1,95,000 टन फर्नेस ऑयल मंगाया गया। तो कोई वजह नहीं थी। हम 5 साल पहले 52% करते थे क्योंकि एलएनजी नहीं थी, 2 साल पहले 19-20% करते थे क्योंकि एलएनजी के प्लांट्स आ रहे थे। इस साल वजह नहीं थी कि हम इतनी महंगी बिजली पैदा करते हैं जबकि एलएनजी के प्लांट्स कम कैपेसिटी पर चल रहे थे, एलएनजी का टर्मिनल खाली पड़ा था, दुनिया में एलएनजी सस्ती मिल रही थी कि इलेक्ट्रिक एलएनजी मांग रहा था, जुलाई में मंगा के उन्हें फर्नेस ऑयल दे दिया। देखिए, के इलेक्ट्रिक की जो आपने बात की, वहाँ तो इनके पास एक ख़ास मकदार में ही पावर प्लांट्स हैं जो कि गैस को बर्न कर सकते हैं। उसके बाद उनको फर्नेस ऑयल चलाना उनके लिए नागुज़ीर हो जाता है, बिकॉज अगर उनकी डिमांड 3,000 मेगावाट है समर में, तो उनको फर्नेस ऑयल तो चलाना पड़ेगा, उसके बाद उनके पास कोई चॉइस नहीं है। जहाँ तक हमारे अपने पावर प्लांट्स हैं सिस्टम के अंदर, ज़ाहिर है उसमें जितना एफिशिएंट प्लांट होगा उतना ही उसको चलना चाहिए, उसको जितनी एलएनजी की ज़रूरत है उसको पहुँचानी चाहिए। अगर टर्मिनल में या पाइपलाइन में कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं तो वही दूसरा मसला, उस पर आपने बहुत बात कर ली है शायद पहले भी। तो लेकिन जाहिर है मेरिट ऑर्डर जिसको हम कहते हैं कि सबसे पहले सबसे सस्ती बिजली बनाई जाए, उसके बाद उससे महंगी बिजली बनाई जाए, इस पर हम सबको अमल पैरा होना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अगर एज अ सिस्टम माशाल्लाह से जहाँ 52% बनाते थे, अब कम होकर 4% हो गया है। जी, कम होकर 4% हो गया है, मगर 4% पर भी सवाल है कि क्यों हो गया है। जुलाई के महीने में क्या ज़रूरत थी 18 महीने का हाईएस्ट फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करने की? साथ ही के इलेक्ट्रिक को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, के इलेक्ट्रिक को हम मई, जून, जुलाई में 250 मेगावाट तक, 250 MMCFD तक गैस दे रहे थे। उसके बाद हमने उनको एलएनजी कम कर दी, एलएनजी सस्ती मिल रही थी, टर्मिनल पर कैपेसिटी थी, तो हमें क्या जरूरत थी फर्नेस ऑयल मंगाने की, जब इतनी सस्ती एलएनजी मंगा के हम के इलेक्ट्रिक को दे सकते थे। पीएसओ ने भी लिखा है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को कि जी एलएनजी का अल्टरनेट दे दें, मगर नहीं दी गई। तो इससे सवाल उठता है कि क्या जरूरत है अरबों रुपए कौम के जाया करने के, जब सस्ते ऑप्शंस मौजूद हैं और सर्कुलर डेट में इजाफा करने के? नहीं, बेशक देखिए, सबसे जो सस्ती बिजली होगी या सबसे सस्ता जो फ्यूल होगा उसी को इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जुलाई में क्या तकनीकी वजूहात थी उस पर मैं नहीं जाना चाह रहा, वो उस पर आप पहले भी बात कर चुके हैं। मैं तो सिर्फ आगे का देख रहा हूँ कि जैसे जैसे बिजली के निर्खों में इजाफा होगा, ज़ाहिर है उसका मनफी असर तलब पे भी पड़ेगा।
तो इस पर तो कोई दो राय नहीं है कि हमने सस्ती बिजली बनानी है, सस्ती बिजली लोगों को मुहैया करनी है और जो सारे एफिशिएंट प्लांट्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। आप क्या कोई रियलिस्टिक नंबर देना चाहेंगे? ज़ाहिर है वज़ीर आज़म खुद गिला कर रहे हैं कि उनको बड़े ही गैर हकीकी नंबर्स दिए गए, वो समझते थे परफॉर्मेंस अच्छी है, कह दिया गया जी दिसंबर 2020 तक जीरो कर देंगे, फिर उन्हें बता दिया गया कि जी कोरोना से पहले तो 14-15 अरब रुपए हो गया था। ये सारे अदाद-ओ-शुमार गलत थे, नेपरा ने भी इनकी नफ़ी की। आप जो एक सही होप वज़ीर आज़म को और कौम को देना चाहेंगे वो क्या होगी कि जी हम इस सर्कुलर डेट को कहाँ ले जाएंगे दिसंबर 2021 तक, फिर दिसंबर 2022 तक, ये कहाँ खड़ा होगा? देखिए, इस वक्त तो तकरीबन 2.3 ट्रिलियन रुपये यानी 2300 अरब रुपये का सर्कुलर डेट खड़ा हुआ है, ये तो सबको मालूम ही है। इनमें तकरीबन आधा जो पाक हुआ है PHPL की बुक्स के ऊपर, आधा CPPA की बुक्स के ऊपर है, उसमें से इंशाल्लाह 450-500 रुपये की अदायगी हो जाएगी IPPs की, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, तो वो कम हो जाएगा। असल सवाल है कि जो इसकी इजाफे की रफ्तार को कैसे कम किया जाए। जो इस रवा माली साल के जो 4 या 5 महीने गुजरे हैं उसमें इस रफ्तार में तकरीबन 15 से 20% कमी ज़रूर आई है, लेकिन मैं कतई दावा नहीं कर रहा कि ये हतमी तौर पे आ गई है और ऐसा ही रहेगा। बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है हमें, और मेरी ख्वाहिश ये होगी कि अगले 3 साल में जो ये सर्कुलर डेट है, गर्दिशी करदा जिसे आम तौर पे कहा जाता है, ये एक सब्सिडी का भी नाम है और ये सब्सिडी शायद ज़ीरो कभी ना हो। तो ये हो सकता है कि हम अगले 3 साल के बाद इसकी जो इजाफा है उसको 10 बिलियन पर माह पे ले आएँ ताकि साल में 120 अरब रुपये ज़्यादा ना बढ़े। तो ये मेरे ख्याल में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस होगी हमारी हुकूमत की।